तो भैया अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री के पेपर की, तो केमिस्ट्री के पेपर में हर साल आपका उपसहसंयोजन यौगिक का IUPAC नाम जरूर आता है, ठीक है। और अगर एक तरह से इसे कहें तो ये एक फिक्स टॉपिक है, ठीक है, जो कि हर साल आता है। तो आज इसी वजह से हम देखने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री पे उपसहसंयोजन यौगिक के IUPAC नाम को, ठीक है, IUPAC नेम को, जिसमें हम 50+ एग्जाम्पल्स को आज की वीडियो पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 50+ एग्जाम्पल्स को आज की वीडियो पे हम सॉल्व करने वाले हैं। और अगर आपने इनको देख लिया 50+, ठीक है, 50+ एग्जाम्पल अगर आपने सॉल्व कर लिए तो आज के बाद आपको उपसहसंयोजन यौगिक के IUPAC नाम से डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। एकदम आसान तरीका बताएंगे, ठीक है, पूरा ट्रिक से पूरा सीखोगे, ठीक है। एकदम 2 सेकंड के अंदर आपने अगर IUPAC ना निकाला तो नाम बदल देना, ठीक है। 2 सेकंड के अंदर आप निकालोगे एकदम आसानी से, ठीक है। इससे आसान तरीका अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। आपने अभी तक अपने स्कूल या कोचिंग कहीं पे इस तरह से नहीं पढ़ा होगा। बस आपको यार हमारे साथ आखिरी तक जुड़ना है और इन 50 के 50 एग्जाम्पल जैसे बताएंगे आपको सॉल्व करने, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए, आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, अगर बात करें उपसहसंयोजन यौगिक के IUPAC नेम की, तो सबसे पहले हम आपको उपसहसंयोजन यौगिक के बारे में बताते हैं कि होता क्या है। देखो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर K4FeCN का होल 6, ये एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है या उपसहसंयोजन यौगिक होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इस पे, देखो K4, ये जो K4 है इस पे कौन सा आयन है, K+ आयन है, अर्थात ये कौन सा होगा, धन आयन। ध्यान से एक एक पॉइंट समझोगे यार तो आप IUPAC सीख जाओगे, ठीक है। K+ है तो मतलब ये क्या है, धन आयन है। ये क्या है, धन आयन, ठीक है। जब ये K+ धन आयन हो गया तो इस कोष्टक के अंदर वाला क्या हो जाएगा, ऋण आयन हो जाएगा या निगेटिव चार्ज वाला हो जाएगा। तो इस कोष्टक के अंदर वाला क्या हो जाएगा, ऋण आयन हो जाएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट को समझोगे तो एक एक बात आसान लगेगी, ठीक है। ध्यान से समझते जाओ बस। यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम पे प्लस चार्ज होता है तो ये धन आयन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण आयन। आप दूसरी बात आपको क्या सीखनी है, दूसरी बात भैया ये सीखनी है कि ये आपका ये जो Fe है, Fe क्या है, Fe एक प्रकार का धातु है, एक प्रकार का मेटल है। Fe को क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं ना, आयरन मतलब लोहा। तो Fe एक प्रकार का धातु है तो इसे नाम दिया जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु, जिसे इंग्लिश पे कहते हैं सेंटर एटम, ठीक है। केंद्रीय धातु परमाणु है ये Fe जो है, ये आपका क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर इसके बाद अगर बात करें ये CN, यहाँ पे 6 CN जुड़े हुए हैं। ये 6 CN क्या है, ये आपके कहलाते हैं लिगेंड कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं भैया, ये आपके लिगेंड कहलाते हैं। इनको हम लोग कहते हैं लिगेंड, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु सेंटर एटम है और ये जो CN जुड़े हुए हैं इन्हें हम लोग कहते हैं लिगेंड, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो ये जो लिगेंड होता है ये केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ होता है इस टाइप से। देखो, ये जैसे आपका केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, इससे जो लिगेंड होते हैं ये आपके 6 लिगेंड इस टाइप से जुड़े होते हैं उपसहसंयोजक बॉन्ड द्वारा, ठीक है। ये जो बॉन्ड बीच में बनता है इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसहसंयोजक बंध, ठीक है। इस टाइप से आपके 6 CN जुड़ जाएंगे। तो ये आपका देख सकते हो केंद्रीय धातु परमाणु से क्या जुड़ा होता है, लिगेंड जुड़ा होता है। CN आपके लिगेंड है, ये लिगेंड्स क्या होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु से आपका जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से आपको समझना है। सबसे पहले हमने आपको ये समझाया कि उपसहसंयोजन यौगिक क्या होता है। जैसे आपने देखा K4FeCN का होल 6, ये आपका एक प्रकार का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। फिर हमने देखा ये K क्या है, K पे प्लस चार्ज अर्थात ये धन आयन है और अंदर कोष्ठ वाला क्या हो जाएगा, ऋण आयन हो जाएगा, ठीक है। तो और फिर क्या देखा, Fe एक प्रकार का धातु है, मेटल है, तो इसे कहेंगे केंद्रीय धातु परमाणु। और Fe से जो जुड़ा हुआ है, Fe से जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसे कहेंगे लिगेंड। इसे क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे, ठीक है। और ये कहलाएगा लिगेंड। इतनी बात ही अभी आपने समझी। अभी पूरी ट्रिक बताएंगे कैसे आपको नॉमेनक्लेचर या IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। एक एक बात समझते जाओ। देखो, एक टाइप का आपका उपसहसंयोजन यौगिक ये होता है, एक टाइप का ये होता है। देखो, CONH3 का होल 6 Cl3, ये आपको एक एग्जाम्पल मान लो हम दे रहे हैं, ठीक है। CONH3 का होल 6 Cl3, ये एक प्रकार का उपसहसंयोजन यौगिक है। इसमें क्या खास बात है, ठीक है, यही बात तो आ रही है। इसमें क्या खास बात है, इसमें खास बात ये है, देखो आप देखो यहाँ पे Cl की बात करें, Cl क्या है, ऋण आयन है। Cl क्या है, ऋण आयन है, क्योंकि Cl पे निगेटिव चार्ज होता है भैया, ठीक है। Cl इस टाइप से -1 होता है, ठीक है। Cl क्या होता है, -1 होता है, तो Cl क्या होता है, ऋण आयन होता है। अब बात करें यहाँ पे CONH3 का होल 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बाहर ऋण आयन हो
तो कोष्टक के अंदर वाला क्या हो जाएगा, धन आयन हो जाएगा। कोष्टक के अंदर वाला क्या हो जाएगा, धन आयन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से एक एक पॉइंट समझो भैया। ठीक है, जब ये Cl3 है, देखो CONH3 का होल 6 Cl3 है, तो जब Cl बाहर लगा है तो Cl पे निगेटिव चार्ज होता है, अर्थात ये ऋणायन हो जाएगा। और ये कोष्टक के अंदर वाला क्या हो जाएगा, धन आयन। तो आपने क्या सीखा, आपके उपसहसंयोजन यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, जिसमें बाहर धनायन होता है, देख सकते हो पोटेशियम बाहर लगा तो इसमें बाहर धनायन, और कोष्टक वाला क्या होता है, ऋणायन। दूसरा आपका कौन होता है, कोष्टक के अंदर वाला ऋणायन होता है और बाहर कौन लगा होता है, सॉरी, कोष्टक के अंदर वाला धनायन होता है और बाहर कौन होता है, ऋणायन। तो दो टाइप देखे, जिसमें एक में कोष्टक वाला ऋणायन बाहर धनायन है, दूसरा टाइप जिसमें कोष्टक के अंदर वाला धनायन और बाहर ऋणायन है। तो इस टाइप से आपने समझा। अगर इस पे बात करें, इस पे कौन सा केंद्रीय धातु परमाणु है, कौन सा लिगेंड है, ठीक है, तो बाहर वाला तो ऋणायन है, कोष्टक के अंदर वाला धनायन है। तो देखो यहाँ पे अगर देखें CO, ठीक है, CO क्या है, CO है कोबाल्ट। कोबाल्ट एक प्रकार की धातु है, तो ये क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु, जिसे इंग्लिश पे कहते हैं सेंटर एटम। ठीक है, अब जब ये कोबाल्ट सेंटर एटम हो गया तो यहाँ पे 6 NH3 जुड़े हुए हैं, इन्हें क्या नाम देंगे बताओ अब जल्दी से, इन्हें नाम देंगे लिगेंड का, इन्हें लिगेंड का नाम देंगे। ठीक है, तो अब आप सीख चुके हो केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, लिगेंड क्या होता है। ठीक है, अभी आपने एकदम बेसिक सीखा है। ठीक है, आपने एकदम बेसिक सीखा, एक एक पॉइंट की ओर ले चलेंगे, आपको एकदम लेवल बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, जिससे आप पूरा IUPAC एकदम मस्त से सीख जाओगे। ठीक है, तो सिंपल ये आपने समझ लिया, दो टाइप के आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजन यौगिक होते हैं। ठीक है, और दोनों टाइप भी आपको बताया। और केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, धनायन कौन सा होता है। देखो इसमें बाहर वाला धनायन था, कोष्टक के अंदर वाला ऋणायन था, इसमें कोष्टक के अंदर वाला धनायन था और बाहर वाला ऋणायन था। ठीक है, तो इतनी बात आप सीख चुके हो। आप देखो उपसहसंयोजन यौगिक का IUPAC नाम कैसे लिख सकते हो आप। उसका नाम लिखने के लिए आपको सबसे पहले तो यही पहचानना था कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, लिगेंड कौन है। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, लिगेंड कौन। दूसरी बात ये पहचाननी थी आपको कि आपका जैसे कोष्टक के अंदर वाला धनायन है या ऋणायन। ठीक है, तो आपने वो भी पहचानना सीख लिया। अभी जब 50 एग्जाम्पल कह रहे हैं, 50 के 50 कराएंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर कराएंगे, आपका टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो सिंपल इतना सीखा। फिर इसके बाद आपको क्या सीखना है, अब आपको सीखना है क्या, अब आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखना है। आपको इन उपसहसंयोजन यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखना है। अगर उतना सीख गए, देखो यही मेन बातें हैं, अगर इन मेन बातों को सीख गए आप तो 2 सेकंड लगने हैं। ठीक है, 2 सेकंड लगने हैं आपको क्या निकालने में, उपसहसंयोजन यौगिक का IUPAC नाम निकालने में। ठीक है, तो अब आपको किसकी ओर ले चलेंगे, उपसहसंयोजन यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या की ओर, कि आप इस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाल सकते हो। क्योंकि जो आपका IUPAC होगा उसमें आपको केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर की भैया जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब आपको ले चलते ऑक्सीकरण अवस्था की ओर। ठीक है, तो इसको नोट करना चाहो तो कर भी सकते हो, चलते ऑक्सीकरण अवस्था की ओर। ठीक है, तो अब भैया हम ले चलेंगे आपको ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अवस्था की ओर। ठीक है, अब आपका लेवल बढ़ चुका है, आपने मेन चीज़ सीख लिया जो उसका मेन पॉइंट था। अब आप अगर ऑक्सीकरण अवस्था सीख गए तो केवल आपको 3 ट्रिक इसके बाद बताएंगे। उन 3 ट्रिक को देखने के बाद आप एकदम ट्रिक से एग्जाम्पल चुटकियों में कर लोगे। ठीक है, अभी देखना पूरा। तो पहले ऑक्सीकरण अवस्था निकालना सीखो। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालनी किसकी पड़ेगी, केंद्रीय धातु परमाणु सेंटर एटम की। किसकी, सेंटर एटम की। तो देखो अगर बात करें पहला एग्जाम्पल, इस पे बताओ केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, ये वाला, क्योंकि ये Fe एक प्रकार का धातु और इससे जो जुड़ा है ये लिगेंड कहलाएगा। इस पे बात करें तो इस पे बताओ केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, तो ये वाला हो जाएगा, ये कोबाल्ट, और ये क्या हो जाएगा, लिगेंड हो जाएगा। इस पे बात करें बताओ कौन सा है, इस पे ये आपका कोबाल्ट हो जाएगा केंद्रीय धातु परमाणु, और ये जो 3 जुड़े हुए हैं इनका क्या नाम होगा, लिगेंड। ठीक है, अब एक चीज़ जान लो, एक चीज़ आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए क्या याद रखना है, केवल इतने चीज़ों की ऑक्सीकरण अवस्था। अगर आपने इतने का समझ लिया तो आप किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हो। ठीक है, किसी की भी। तो देखो आपको क्या याद करना है, आपको ये याद रखना है पोटेशियम जो होता है के, पोटेशियम जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +1, Cn जिसका नाम होता है साइनो, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है -1। ठीक है, फिर आता है क्लोरीन Cl जिसका नाम होता है क्लोराइड। यहाँ पे हम क्लोराइड लिखेंगे, अभी जब IUPAC करेंगे तो ये याद रखना है, यहाँ पे हम क्लोराइड का यूज करेंगे और इसकी होती है -1। ठीक है, फिर आता OH, OH का क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, OH की ऑक्सीकरण अवस्था -1 और इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। फिर आएगा C2O4, C2O4 को कहते हैं ऑक्जिलेट, क्या कहते हैं, ऑक्जिलेट, और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है -2। ठीक है, फिर आएगा H2O, इसे आप जल के नाम से जानते होंगे, लेकिन इसे यहाँ पे IUPAC पे यूज किया जाएगा एक्वा। क्या यूज किया जाएगा, एक्वा। ठीक है, फिर आएगा NH3, NH3 को एमीन, और ये भी जान लो H2O क्या है, एक प्रकार का पूरा
पूरा अणु है, ठीक है, पूरा अणु है ना, H2 एक सूत्र टाइप अणु है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 होगी। NH3 जिसका नाम एमीन है, ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी 0 होगी। अगर CO आ जाए, ठीक है, C और ये कैपिटल O है, इसका नाम होता है कार्बोनिल, 0 होगी, ठीक है। ये आ जाए NO2 इस नाइट्रो, इसकी भी 0 होगी, ठीक है। अब आपको एक एक करके एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं, ठीक है, बस इतना समझ लेना यहाँ से। आप देखो बताते हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आपका है K4FeCN का होल 6। अगर हम यहाँ पे आपके बात करें K4FeCN का होल 6 पे, तो आपने ये देखा Fe आपका सेंटर एटम केंद्रीय धातु परमाणु है। आपको इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए करना क्या है, इसको क्या करना है, X के इक्वल मान लेना है। इसको भैया आपको X के इक्वल मान लेना है। X के इक्वल मानना मतलब अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी समझ में आएगा पूरा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पोटेशियम, पहले बाहर देखो कौन है, 4 पोटेशियम के अणु है, ठीक है, 4 पोटेशियम है। तो एक पोटेशियम की कितनी होती है, देखो यहाँ से एक पोटेशियम की होती है +1, यहाँ पोटेशियम कितने 4, तो कितनी हो जाएगी 1 × 4। ध्यान से देख लो, 4 पोटेशियम है, एक पोटेशियम की +1 होती है, तो कितने पोटेशियम 4, तो 1 × 4, ठीक है। एक की एक हो गई, तो 4 की 1 × 4। फिर क्या करो, Fe आता है, तो आप प्लस का यूज करो। देखो जब एक जैसे पोटेशियम लिख दी, उसके बाद जब दूसरा तत्व है तो आपको प्लस लिखना है, ठीक है। यहाँ पे प्लस लिखा और Fe की हमने मानी X, क्योंकि हमें Fe की निकालनी है, तो यहाँ पे X लिख दो, फिर प्लस लगाओ। फिर आएगी Cn की, Cn की क्या हो जाएगी, Cn की देखो यहाँ से Cn है, ये Cn की होती -1। कितने Cn है आपके पास, 6, तो यहाँ पे कोष्ठ पे इस टाइप से लिखो -1, और 6 Cn है तो 6 का गुणा कर दो, ठीक है, कर लिया आसानी। देखो पहले पोटेशियम के 1 × 4 लिखा, ठीक है, फिर प्लस लगाया, Fe को X माना, X लिख दिया, प्लस लगाया, Cn की होती -1, तो -1 लिखा, कितने Cn है 6, तो -1 × 6, और फिर बराबर लगा के आपको लिख देना है 0। इतना ही करना है भैया। इस पे अगर देखें दूसरा एग्जाम्पल भी दिखाएंगे अभी आपको, देखो जैसे देखते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। देखो CONH3 का होल 6 Cl3 है। अगर बात करें CO आपका केंद्रीय धातु परमाणु, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को मान लो X, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को क्या मान लो, X मान लो, तो इसे मान लिया X। फिर क्या लगाएगा, जब CO आ गया, इसके बाद NH3 आ रहा है, तो आपको किसका यूज करना, प्लस का। जैसे यहाँ पे Fe के बाद Cn आया तो प्लस का, कोई भी मतलब पहला था तो लिख दिया, उसके बाद दूसरा आ रहा है तो प्लस का यूज करो, प्लस लगाया। अब यहाँ पे NH3 है 6, कितने NH3 हमारे पास, 6 NH3 है, तो एक NH3 का होता है 0, तो 6 NH3 का क्या हो जाएगा, 0 × 6, ठीक है। एक NH3 का 0, तो 0 × 6। फिर क्या लगेगा, दूसरा NH3 के बाद कौन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, तो फिर से प्लस लगाओ। एक क्लोरीन की कितनी होती है, एक क्लोरीन की होती -1, ठीक है, एक क्लोरीन की कितनी होती है -1, कितने क्लोरीन है 3, तो -1 × 3, ठीक है। ध्यान से देखना भैया, CO की क्या माना X, क्योंकि ये केंद्रीय धातु परमाणु इसी की हमें निकालनी है। फिर आया NH3 की होती 0, कितने NH3 6, तो 0 × 6, प्लस लगाया। क्लोरीन की कितनी होती -1, कितने क्लोरीन 3, तो -1 × 3, ठीक है। फिर बराबर लिख दो 0, ठीक है। जैसे यहाँ पे किया सेम वैसा यहाँ, अब यहाँ पे भी समझ लो। आप बाहर है K3, एक K की कितनी होती +1, तो +1 लिखो। फिर कितने के हैं 3, तो +1 × 3। फिर K के बाद कोबाल्ट आ रहा है, अर्थात CO आ रहा है, फिर प्लस लगाओ। कोबाल्ट की ही निकालनी, क्योंकि कोबाल्ट ही आपका क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, तो इसकी X मान लो। आप देखो इसको X मान लिया, प्लस लगाया। C2O4 की होती, एक C2O4 की होती -2, कितने C2O4 है 3, तो -2 × 3, और बराबर में लगा देंगे 0, ठीक है। -2 × 3 बराबर में लगा देंगे 0, ठीक है। तो सिंपल है, एकदम आसान है ना, आप आसान लग रहा है, आप सॉल्व करो। यहाँ पे देखो पहले वाले का सॉल्व करते हैं, 1 × 4 4 आ जाएगा, प्लस X आ जाएगा, और फिर यहाँ पे प्लस लगेगा, -1 × 6 क्या आएगा, -6, तो यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा, -6 और इक्वल टू में 0, ठीक है। आप सॉल्व कर लो, X और 4 से -6 जाएगा, -2 = 0, यहाँ से X इक्वल टू आ गया +2, X इक्वल टू आ गया +2, और X आपने किसको माना था, Fe को, तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या आ गई कितनी, +2। Fe की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई भैया +2। तो एकदम आसान है, देख सकते हो कैसे निकाली जाती है ऑक्सीडेशन नंबर, खुद आप कहोगे आसान है, ठीक है। अगला देखो, जैसे ये था, इसको सॉल्व करो, X + 0 × 6 0, और -1 × 3 -3 = 0। यहाँ से अगर -3 को उधर भेज दे तो X इक्वल टू +3, और यही आपकी किसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी, कोबाल्ट की, ठीक है।
देखो इधर -3 था, उधर भेज देंगे तो +3, x इक्वल टू +3, यही कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। बताओ है आसान? अब तो आसान लग रहा होगा। अब यहाँ पे देखो 1 × 3 किया 3 प्लस x लिखा, फिर -2 × 3 -6 इक्वल टू 0, फिर x इक्वल टू, ठीक है। अभी देखो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 6 जाएगा और माइनस का 6 है तो 3 - 6 क्या हो जाएगा -3, तो x - 3 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू +3, x इक्वल टू +3, और ये x किसको माना था आपने? कोबाल्ट को, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर आ गई +3। ठीक है, आप बताओ है आसान? कैसे किया आपने? सिंपल देखो, जैसे K4 एफिशिएंट का 6 था, 1 K की होती है +1, देखो यहाँ से 1 K की +1 तो +1 × 4 प्लस Fe है केंद्रीय धातु परमाणु, इसी की निकालनी पड़ती, तो आप इसको x मान लो, x के इक्वल माना। फिर Cn की कितनी होती है? देखो यहाँ से -1, कितने Cn? 6, तो -1 × 6 इक्वल टू 0, तो 4 + x - 6 इक्वल टू 0, तो x - 2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, x इक्वल टू +2, और x आपने Fe को माना था तो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +2। ठीक है, इस टाइप से ऑक्सीडेशन नंबर निकाली जाती है। तो अब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो सीख चुके हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख चुके ना। अब हम आपको कहाँ ले चलेंगे? अब हम आपको ले चलेंगे कहाँ? अब हम आपको ले चलेंगे आपको IUPAC नेम की ओर। ठीक है, अब आपको केवल 3 ट्रिक याद रखनी है और आप उप सहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC एकदम ट्रिक से निकालोगे। ठीक है, तो चलो इनको नोट करना चाहो तो कर लो। आप चलते आगे। आप देखो आपको क्या करना है। अब आपको केवल 3 ट्रिक या कह सकते हो 3 मंत्र याद रखने। कौन कौन से? ये लिखे हुए हैं। केवल इतना अगर आपने याद कर लिया, और याद भी कुछ नहीं करना यार, आप 50 एग्जाम्पल लगाओगे ना तो खुद समझ जाओगे। ठीक है, खुद समझ जाओगे। तो आपको इन्हीं 3 ट्रिक को समझना है और आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किसी भी उपसहसंयोजन यौगिक का IUPAC नेम एकदम आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलो एक एक करके तीनों ट्रिक को समझते हैं। देखो यहाँ पे एकदम सिंपल भाषा में हमने अपने आप लिखा है। ठीक है, उन ट्रिक को आपको समझना है। पहली ट्रिक ये कहती है कि सबसे पहले नाम धनायन का लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले नाम भैया धनायन का लिखा जाएगा। हमने आपको सबसे पहले ही वीडियो पे बताया था कि आप उप सहसंयोजन यौगिक पे धनायन और ऋणायन कैसे जानोगे। ठीक है, बताया था ना। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तब भी बताते चलेंगे यार, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अगली ट्रिक ये कहती है कि देखो सबसे पहले नाम तो धनायन का लिखना है, पहली ट्रिक ये। दूसरा ये कि लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखेंगे। लिगेंड जो है भैया उसका नाम संख्या सहित लिखा जाएगा। ठीक है, अगर एक लिगेंड है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 लिगेंड है तो एक चीज याद रखना, जब आप IUPAC लिखोगे तो 2 लिगेंड के लिए आपको डाई का प्रयोग करना है, 3 लिगेंड के लिए ट्राई का प्रयोग करना है, 4 लिगेंड के लिए टेट्रा का प्रयोग, 5 लिगेंड के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा। अगर आपने क्या किया, जैसे एल्किल ग्रुप वाली अगर आपने IUPAC सीखी है तो आपको उतना पता होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, बस इतना यूज करना है। ठीक है, अभी बताएंगे पूरा। आप देखो तीसरी ट्रिक ये कहती है कि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, और वो भी किस में? रोमन अंकों में। यहाँ चीज एक बढ़ा लो, रोमन अंकों में। ठीक है, रोमन नंबर में लिखना है आपको। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे वो रोमन नंबर में लिखोगे। अगर +3 आती है तो इस टाइप से थर्ड, इस टाइप से +3 नहीं लिखना, थर्ड लिखना। 4 आती तो इस टाइप से 4। ठीक है, अभी पूरा एक एक समझोगे आप, टेंशन नहीं लेना एकदम। तो बस ये 3 ट्रिक ही आपको याद रखनी। क्या? पहली ट्रिक ये कहती है कि सबसे पहले नाम धनायन का लिखेंगे। दूसरी ट्रिक कहती है कि लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखेंगे। तीसरी ट्रिक कहती है कि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर रोमन अंकों में लिखेंगे या रोमन नंबर में लिखेंगे। ठीक है, अब आपको एक एक करके जब एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे आप खुद करते चलोगे। देखो कैसे, ये आपका है, ये आपका है, आपका बताओ ये इसमें कौन धनायन, इसमें कौन ऋणायन। पहले यही पहचानना जरूरी है कि धनायन कौन, ऋणायन कौन, तभी IUPAC कर पाओगे, वो भी एकदम आसान। देखो अगर बात करिए K4 है, K4 ये क्या है? K पे कौन सा चार्ज होता है? +1। देख लो K पे +1 होता है तो ये क्या हो जाएगा? धनायन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? धनायन। अब जब K धनायन है तो कोष्टक के अंदर वाला तो भैया क्या होगा? ऋणायन ही होगा। यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ पे इधर तो है नहीं बाहर कुछ, इधर तो कोष्टक लगा, इधर है। Cl पे कौन सा चार्ज होता है? -1। तो जब -1 चार्ज होता है तो ये क्या हो जाएगा? ऋणायन।
ऋणायन हो जाएगा। ठीक है, जब ये ऋणायन तो कोष्टक के अंदर वाला कौन होगा, धनायन होगा। ठीक है, इतना समझ गए ना, इतना आसान है। ठीक है, अब इतना समझने के बाद क्या करना है, आपसे कहा गया सबसे पहले नाम धनायन का लिखेंगे। तो इस ट्रिक का क्या मतलब है, सबसे पहले नाम धनायन का लिखेंगे। देखो इस पे अगर बात करें तो धनायन ये, तो सबसे पहले आपको नाम इसी बाहर वाले के का लिखना है क्योंकि ये धनायन है, उसके बाद कोष्टक वाले का। अगर इस पे बात करें तो इसमें धनायन कौन है, ये, क्योंकि ये ऋणायन तो ये धनायन, तो इसमें सबसे पहले नाम कोष्टक वाले का लिखना है क्योंकि ये धनायन है, फिर उसके बाद बाहर वाले का। इसीलिए कह रहे हैं कि आपको पहले नाम धनायन का लिखना है और इसको लिखने के लिए आपको पहचानना पड़ेगा कौन धनायन कौन ऋणायन। ठीक है, अभी जैसे जैसे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते जाएंगे ना आपको सब समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा ये बाहर वाला धनायन क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है और ये निगेटिव है तो इसलिए ये ऋणायन होगा। आज सबसे पहले नाम धनायन का लिखना है, तो धनायन है यहाँ पे पोटेशियम। ठीक है, धनायन कौन है, पोटेशियम। तो यहाँ पे आपको पहले नाम किसका लिखना है, पोटेशियम का। तो इसका के का क्या नाम होता है, पोटेशियम। तो सिंपल 4 के है, यहाँ पे कितने के 4 हैं। तो आपको जो बाहर हो, कोष्टक के बाहर जो भी हो उसको संख्या सहित नहीं लिखना, उसको डायरेक्ट वही लिख देना। के का नाम है पोटेशियम, तो पोटेशियम लिख दो। क्या नाम लिखा, यहीं पे आपको पूरा सीखना है। ठीक है, के है, के का नाम क्या हो जाएगा भैया, पोटेशियम, तो पोटेशियम लिख दिया हमने। ठीक है, ये के था, के का क्या नाम हो गया, पोटेशियम। अब बात करें, देखो पहले हमने धनायन का नाम लिख दिया, कहा गया सबसे पहले नाम धनायन का लिखो, तो हमने सबसे पहले नाम भैया धनायन का लिख दिया। इसका नाम था पोटेशियम भैया इसका, तो हमने पोटेशियम लिख दिया। अब बात आती है उसके बाद जब धनायन हो जाए तो किसका लिखेंगे, ऋणायन का लिखेंगे, और ऋणायन है कोष्टक के अंदर वाला। पहले नाम धनायन का लिख लो, फिर उसके बाद लिगेंड का नाम लिखो, उसके बाद किसका नाम लिखो, लिगेंड का। पहले धनायन का लिख दिया, अब इसके बाद लिगेंड पहचानेंगे। ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। ठीक है, क्योंकि ये धातु एक प्रकार का और 6 ये जुड़े हैं तो ये क्या हो जाएंगे, लिगेंड हो जाएंगे। ये क्या है, लिगेंड। आप सबसे पहले देखो, पहले तो नाम धनायन का लिखेंगे, दूसरी ट्रिक ये कहती है कि लिगेंड का नाम लिखेंगे और वो भी संख्या सहित। ठीक है, तो लिगेंड ये सीएन, सीएन का क्या नाम है, सीएन का नाम आपको कैसे पता चलेगा, ये हमने लिख रखा है। सीएन का क्या नाम है, साइनो, सीएन का क्या नाम है, साइनो नाम है। तो सिंपल यहाँ साइनो हो जाएगा। और कितने सीएन है ये भी देख लो, 6 सीएन है। तो हमने आपको बताया जब 2 बार लगाओ कोई चीज़, जैसे 2 बार सीएन लगा होता तो डाई का प्रयोग करते, 3 बार सीएन लगा होता तो ट्राई का, 4 बार के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 बार लगा तो क्या यूज करेंगे, हेक्सा। तो पोटेशियम फिर लगाओ हेक्सा, और सीएन का क्या नाम है, साइनो, तो साइनो। ध्यान से देख लो भैया, पहली ट्रिक कहती थी धनायन का नाम लिखो, हमने धनायन बाहर था, पोटेशियम लिख दिया। फिर कहा गया कि आप क्या करो, आप इसके बाद क्या करो, पहले उसके बाद लिगेंड का नाम लिखो, वो भी संख्या सहित। तो लिगेंड है सीएन, सीएन का नाम है साइनो, और कितने सीएन है, 6 के लिए लगाते हैं हेक्सा, तो हेक्सा साइनो लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे सब समझ में आएगा। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो, जब आप इसका नाम लिख लो, लिगेंड का भी नाम लिख दिया, इसके बाद किसका लिखोगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखोगे, और उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दोगे। तो केंद्रीय धातु परमाणु है ये Fe, Fe का क्या नाम होगा, Fe का नाम होता है आयरन, ऐसे तो आप जानते हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, फेरेट। ठीक है, याद रखना, Fe का नाम होता है फेरेट, तो आपको यहाँ पे फेरेट यूज करना है। क्या यूज करना है, फेरेट। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ऑक्सीकरण संख्या लिख देनी है। ठीक है, तो आपका IUPAC पूरा हो जाएगा। तो देखो समझो ध्यान से, पोटेशियम इसका हो गया, धनायन का नाम सबसे पहले, फिर लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखा हेक्सा साइनो, फिर केंद्रीय धातु परमाणु की इसका नाम फेरेट था, फेरेट लिख दिया। आपसे कहा गया केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी, अभी आपको सिखाया था ना, उसी तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी। तो देखो पोटेशियम, पोटेशियम की होती है +1, तो +1 लिख दो इंटू 4, फिर प्लस लगाओ। Fe की निकालनी, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु की निकालनी होती तो इसे x मान लो, तो यहाँ पे हो जाएगा x, फिर प्लस लगाओ। Cn, Cn की होती है -1 लिखो, और कितने Cn, 6, तो -1 × 6 = 0। यहाँ पे सॉल्व कर लो, 4 + x - 6 = 0, तो यहाँ से आ जाएगा x = ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहले 4 से 6 जाएगा, -2 + x = 0। अगर सॉल्व करोगे तो x = आ जाएगा +2। ठीक है, देख लो, ये -2 उधर चला जाएगा तो x = आ जाएगा +2, और x आपने किसको माना था, Fe, तो ये किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकली, Fe की। अगर आप यहाँ पे ऐसे 2 लिखते हो तो आपका गलत हो जाएगा, आपको 2 रोमन नंबर में लिखना है। तो रोमन अंकों में पता है ना 2 को कैसे लिखा जाता है, इस टाइप से, सेकेंड,
ये हो गया इसका पूरा नाम। आपने आईयूपीएसी लिखना सीख लिया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। देख लो, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ठीक है, बस ये 3 ट्रिक अगर याद कर लिया आपने तो आप आईयूपीएसी नाम आसानी से लिख सकते हो। बस ये याद रखो, जैसे इसका नाम पहले धनायन का लिखा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ठीक है, इसका हो गया। आप चलते इस वाले दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे CONH3 का होल 6Cl3। तो इसमें पहचानो पहले धनायन कौन है। तो बाहर वाला अगर ऋणायन तो कोष्टक के अंदर वाला तो धनायन ही होगा। तो आपने पहचान लिया धनायन, तो धनायन का नाम पहले लिखना है तो कोष्टक वाले का नाम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कोष्टक वाले का, तो इसका नाम पहले लिखना है। आप जब इसका नाम लिखने जा रहे हो तो पहले किसका लिखोगे, लिगेंड का, क्योंकि कोष्टक में सबसे पहले लिगेंड का लिखते हैं। लिगेंड है NH3, NH3 का क्या नाम है, एमीन। क्या नाम है NH3 का, एमीन। और कितने NH3, 6। 6 के लिए आपको बताया, 6 के लिए हेक्सा का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे 6 था, हेक्सा का प्रयोग, वैसे ही यहाँ पे हेक्सा लिखो। हेक्सा लिखा और NH3 का नाम आपको पता चला एमीन नाम है, तो हेक्सा एमीन, हेक्सा एमीन। कोई दिक्कत तो नहीं, हेक्सामीन लिख लिया। आप देखो क्या करना है, हेक्सामीन लिखने के बाद आपको ये CO है। CO कौन है, केंद्रीय धातु परमाणु। आप केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना है। और केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, CO। CO का नाम होता है कोबाल्ट। तो आपको यहाँ पे लिख देना है क्या, कोबाल्ट। तो सिंपल पहले लिखा लिगेंड का नाम हेक्सामीन, फिर लिखो इसका केंद्रीय धातु परमाणु का तो कोबाल्ट, तो हेक्साएमीन कोबाल्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको नाम धनायन का लिखना है। कोष्टक के अंदर वाला धनायन था तो पहले हमने इसका लिखना शुरू कर दिया, इसका बाद के लिखेंगे। तो इस पे इसके बाद किसका नाम लिखना है, लिगेंड का। लिगेंड है 6 तो हेक्साएमीन लिखा, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम कोबाल्ट। ठीक है, आप कहा गया केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में लिखो। तो यहीं पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिख देनी है और इसके बाद इसके बाहर वाले का नाम लिखना है। ठीक है, ध्यान से समझ लो भैया, यहीं पर समझना है। पहले कोष्टक के अंदर वाले का लिखा सिंपल, यहाँ पे हेक्साएमीन कोबाल्ट, फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, फिर इसके आगे इसका नाम लिखेंगे। इसका क्या नाम है, Cl का नाम देखो यहाँ पे क्या है, क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख दो। बस यही है इसका नाम। ठीक है, हेक्साएमीन कोबाल्ट और यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था और क्लोराइड। ऑक्सीकरण अवस्था निकाल दें यहाँ पे। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था देखो इसे इरेज कर दे रहा है, आपने ऑक्सीकरण अवस्था निकालना तो सीख ही लिया। ठीक है, इसे इरेज कर दे रहा है, आपको यहाँ पे सिखाते कैसे निकाली गई। देखो CO है, CO की X मान लेंगे क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु, तो X मान लो, प्लस लगाओ। फिर यहाँ पे NH3 की 0 होती है तो कितने NH3, 6, तो 0 गुणे 6। ठीक है, और फिर क्या लगेगा, ये Cl की कितनी होती है, -1, तो प्लस लगाओ, फिर -1 लगाओ, फिर कितने Cl है, 3, तो -1 × 3 = 0। सॉल्व करो, X 0 का 6 से गुणा 0, -1 का 3 से गुणा -3 = 0। यहाँ से सॉल्व कर लेना, X = +3 आ जाएगा। X = +3 आया तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गई, +3। और रोमन नंबर में लिखना है तो आपको 3rd लिख देना है। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। हेक्साएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। बताओ, लगा आसान है, एकदम आसान, खुद देख लो यार। सबसे पहले बस ये 3 ट्रिक याद कर लो और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, 3 ट्रिक बस याद रखना है। पहले नाम धनायन का लिखेंगे, धनायन का लिखा, इसके बाद लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखेंगे, फिर इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। बस आपका काम कंप्लीट है, देख सकते हो। अभी तो केवल 2 एग्जाम्पल लिखे, कितने एग्जाम्पल की बात हुई है, 50 की, तो 50 देखेंगे। ठीक है, तो इनको नोट कर लो। अभी जैसे जैसे एग्जाम्पल बढ़ते जाएंगे आपको पूरा क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो इतना, फिर आगे चलते हैं आप तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो आप देखो और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर करना, मस्त तरीके से पूरा समझा रहे हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, K3COC24 का होल थ्राइज। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखा जाए। तो IUPAC नाम लिखने के लिए हमने बस आपको ये बताया, पहले धनायन पहचानो, ऋणायन पहचानो, फिर आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है, तो पोटेशियम बाहर लगे अर्थात ये क्या हो जाएगा, K पे प्लस चार्ज होता है, आप पहले ही पहचान गए, ये धनायन है, ये ऋणायन है। ठीक है, पहचान गए धनायन ऋणायन, ये धनायन है, ये अंदर वाला ऋणायन हो ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नाम धनायन का लिखेंगे, धनायन है पोटेशियम, तो सबसे पहले आपको इसी का नाम लिख देना है, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम लिख दिया। और एक चीज़ में कंफ्यूज ना होना, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे K3 है तो इसको ट्राई पोटेशियम लिख दे, ये नहीं करना। आपको केवल लिगेंड का नाम ही संख्या सहित लिखना है, बाहर जो लगा उसका नाम संख्या सहित नहीं लिखना। केवल ये जो लिगेंड जुड़ा हुआ है इसी का नाम संख्या सहित लिखना। जैसे ये लिगेंड जुड़ा हुआ है 4, इसी का नाम संख्या सहित लिखना। ये लिगेंड जुड़ा हुआ है 4, इसी का नाम संख्या सहित लिखना, और किसी का नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। पहले धनायन का नाम लिखा, पोटेशियम लिख दिया। ठीक है, फिर आपको पहले नाम धनायन का लिखना
लिखना था, फिर लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखना है। लिगेंड का नाम कैसे लिखना, संख्या सहित। लिगेंड बताओ कौन है, ये लिगेंड है और ये केंद्रीय धातु परमाणु। लिगेंड है कौन सा आपका C2O4 और कितने हैं 3 है। 3 के लिए लगता है ट्राई, तो सबसे पहले लगा लो ट्राई, पोटेशियम ट्राई, ठीक है, पोटेशियम ट्राई हो गया। और C2O4 का क्या नाम है, C2O4 का नाम है ऑक्जिलेट, तो ट्राई ऑक्जिलेट, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेट, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे पोटेशियम लिखा, फिर इसके बाद नाम लिखना है लिगेंड का, वो भी संख्या सहित। 3 लिगेंड थे, 3 के लिए लगता है ट्राई, तो ट्राई लिखा। ऑक्जिलेट है, ऑक्जिलेट लिख दिया। अब क्या है, अब इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, वो भी संख्या सहित। केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा है, कोबाल्ट, तो सिंपल लिख देंगे कोबाल्ट। और इसके बाद क्या लिखेंगे, कोबाल्ट के बाद जब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख लो उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपल नाम लिखा ना, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेट, ठीक है, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेट कोबाल्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो कर देना है, ठीक है, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो कोबाल्ट। और फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख देनी, ठीक है। यहाँ पे ऑक्जिलेट की जगह ऑक्जिलेटो करना है, ठीक है। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो कोबाल्ट लिख दिया। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे, देखो आपको बताया पूरा। आपको निकालना किसकी, कोबाल्ट को x मान लो, निकालो। के की होती 1 तो 1 और कितने होते हैं, ठीक है, के की 1 होती है, कितने के हैं 3, तो 1 × 3 प्लस लगाओ, कोबाल्ट की निकालनी तो x मान लो, प्लस लगाओ। C2O4 की कितनी होती है -2, तो -2 लिखो, कितने हैं 3, तो -2 × 3 = 0। सॉल्व करो, 3 + x - 6 = 0, ठीक है। देखते रहना कैसे करेंगे, 1 × 3 3, -2 × 3 -6, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करो, x - 3 = 0 और यहाँ से आ जाएगा x = +3, x = +3 आ गया, अर्थात कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। तो यहाँ पे आप लिख दो थर्ड लिख दो, बस इसी का नाम क्या हो गया भैया, पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटो कोबाल्ट थर्ड, पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटो कोबाल्ट थर्ड। बताओ, है आसान, अब खुद देख लो आप, ठीक है। पोटेशियम ट्राईऑक्जिलेटो कोबाल्ट थर्ड, ठीक है, पोटेशियम लगा, इसका नाम ट्राईऑक्जिलेट और कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा नाम है, ठीक है, इसी टाइप से आपको लिखना है, बस याद रखना, ठीक है। तो आसान था, इसका नाम हो गया। आप चलते इसकी ओर, ठीक है। तो सबसे पहले नाम धनायन का लिखना है, तो धनायन ऋणायन पहचान लो। तो बताओ इसमें ये धनायन है कि ये धनायन है, तो Cl के पास -1 होता है तो ये ऋणायन हो जाएगा। और जब ये ऋणायन हो जाएगा तो कोष्टक के अंदर वाला ही तो धनायन होगा, तो धनायन का नाम लिखना है। तो धनायन ये है, अगर धनायन है तो आपको पहले कोष्टक वाले का नाम लिखना है। और कोष्टक पे सबसे पहले नाम किसका लिखना है, लिगेंड का। कोष्टक पे केंद्रीय धातु परमाणु होता है और लिगेंड होता है। कोष्टक पे 2 ही लोग तो होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु सेंटर एटम और लिगेंड होता है। तो सबसे पहले नाम आपको लिगेंड का लिखना है। लिगेंड कौन है, लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा, ठीक है, लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा। तो लिगेंड है NH3, तो NH3 का नाम पहले लिखेंगे, वो भी संख्या सहित 4 है NH3, 4 NH3 है तो एमीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको यहाँ से लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे तो संख्या सहित 4 है, तो 4 के लिए लगेगा टेट्रा, तो टेट्रा लगा दो, ठीक है, टेट्रा लगा दिया। फिर इसके बाद क्या है, ये है क्या, इसका नाम एमीन, तो एमीन लगा दो। सबसे पहले नाम लिगेंड का लिखेंगे, तो सबसे पहले नाम लिगेंड का लिखा टेट्राएमीन। फिर कौन आ रहा है, केंद्रीय धातु परमाणु, तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। इसका क्या नाम बताओ, क्या नाम इसका, जिंक, तो टेट्राएमीन जिंक। फिर इसके बाद इसकी क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, आगे लिखना आप, यहाँ जगह नहीं देख सकते हो, तो टेट्राएमीन जिंक। फिर यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। और जब इतना हो जाए तो बाहर वाले ऋणायन का नाम लिख दो। ऋणायन का क्या नाम है, क्लोरीन का नाम होता है क्लोराइड, तो यहाँ पे लिख दो क्लोराइड, बस इसका नाम यही हो जाएगा, टेट्राएमीन जिंक क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर लिखना तो भूलना है भाई मत, ठीक है, धोखे से भी नहीं भूलना है। अब इसकी निकाल लेते हैं, देखो जेडन को x मान लो, इसकी निकालनी, क्योंकि ये केंद्रीय धातु परमाणु है। NH3 की 0 होती तो 0 लिखो, कितने NH3 4, तो 0 × 4, ठीक है। इस जेडन की x मानी, NH3 की 0 × 4 और प्लस लगाओ। Cl की होती -1 तो -1 लिखो, और कितने Cl 2, तो -2, 1 × 2 = 0। सॉल्व कर लो, x + 0 -2 = 0, x + +2, x +2 आ गया। अब जब +2 आया, ठीक है, क्या आया, +2, तो +2 को क्या लिख देंगे, सेकेंड, तो इसका नाम क्या, टेट्रामीन जिंक सेकेंड क्लोराइड। टेट्रामीन जिंक सेकेंड क्लोराइड, बताओ, है आसान, खुद देखो, टेट्रामीन जिंक सेकेंड क्लोराइड। बस ये याद रखो, ये 3 ट्रिक, बस 3 ट्रिक याद रख लिया तो सारे नाम लिख लोगे, ठीक है। और 50 नाम ये जान लो, जितने अगर 50 सीख गए ना तो आपका एग्जाम से भी सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपके जो 50 हम बताने वाले ये सब प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर के हैं और एक इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर वाले हैं तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको एक को भैया
तैयार भी करना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रहेंगे 50 के 50 देखना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हर साल आते 50 के 50। ये जो एग्जाम्पल लगवा रहे हैं ना 3-3 4-4 बार पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आखिरी तक देखना और एक एक को समझना जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। 50 लगा लिए तो आज के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, पूरा आपका एग्जाम में फंसेगा इसी से, ठीक है। आप देखो अगला NiCO का होल 4। देखो यहाँ NiCO का होल 4 है। अगर हम बात करें भैया इसमें धनायन कौन है ऋणायन कौन है, तो इसमें तो केवल यही है बाहर, ना इधर कुछ है ना इधर कुछ है। ध्यान से देखो ना, इधर कुछ है ना इधर कुछ है, तो यही धनायन यही ऋणायन, इससे आपको कोई मतलब नहीं। क्योंकि इसमें क्या होता था, यहाँ बाहर कोई आ जाता था तो हम धनायन ऋणायन पहचानते थे, यहाँ कोई आ जाता था तो इसको पहचानते थे। लेकिन यहाँ पे केवल कोष्टक है तो आपका सबसे पहले नाम आपको इसी का लिखना है, ठीक है। यहाँ पे धनायन ऋणायन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सबसे पहले नाम इसी कोष्टक वाले के लिख देना है। क्यों? क्योंकि ना इधर कुछ है ना इधर कुछ है, तो आप बचा यही, तो नाम तो इसी का लिखना है ना, नाम तो इसी का लिखना है, तो सबसे पहले नाम इसी का लिखा जाएगा। और उसमें क्या होगा, सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे, वो भी संख्या सहित। तो लिगेंड कौन हो जाएगा, ये लिगेंड होगा, ये होगा केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है। मतलब ये कहने का है कि जब इधर कुछ नहीं है इधर कुछ नहीं तो नाम इसी का तो लिखा जाएगा, इसलिए धनायन ऋणायन पहचानने की जरूरत नहीं है। तो लिगेंड ये है, तो लिगेंड कौन है, ये CO को कहते हैं, ये CO कहते हैं कार्बोनिल, क्या कहते हैं, कार्बोनिल। तो इसका नाम हो जाएगा, कितने CO है, 4, तो टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। CO का नाम कार्बोनिल है, 4 है तो टेट्रा कार्बोनिल। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, Na है, Na का क्या नाम होता है, Na का नाम होता है निकिल, तो निकिल लिख दो, क्योंकि ये केंद्रीय धातु परमाणु है। सबसे पहले नाम देखो, पहले ये ट्रिक बताया कि पहले नाम निकिल, वो पहले हम क्या करेंगे, धनायन का नाम लिखेंगे। धनायन ऋणायन इसमें पहचानने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इधर भी कोई नहीं इधर भी कोई नहीं। तो हमने क्या किया, 4 है तो टेट्रा लिखा, इसका नाम कार्बोनिल, यहाँ पे निकिल तो निकिल लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद उसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपको ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो। Na की क्या मान लेंगे, X, क्योंकि Na केंद्रीय धातु परमाणु तो Na के X मान लो। CO की कितनी होती है, 0 होती है, तो 0 लिख दो। कितने CO है, 4, तो 0 × 4 और बराबर में लगा दो 0, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, X = 0। क्योंकि भैया जब 0 का 4 से गुणा करोगे तो 0 ही तो आएगा। तो यहाँ पे Na की ऑक्सीकरण अवस्था आ चुकी 0, जब 0 आ जाएगी तो यहाँ पे क्या बना दोगे, इस टाइप से 0 बना दोगे, बस यही है इसका नाम। देख लो कितना आसान नाम था, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0, ठीक है। तो जब 0 ऑक्सीकरण अवस्था है तो सिंपल 0 लिख दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे Na को X माना, CO की होती 0, तो 0 × 4 तो 0 ही आ गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं लेने की बात, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना आपको, सिंपल लिख देना यही, ठीक है। तो इनके नाम समझ में आए, एकदम आसान थे, ठीक है। तो आपने खुद देखा आसान थे। आप चलते अगले नंबर एग्जाम्पल की ओर, और वो प्रीवियस ईयर पे बहुत बार पूछे गए, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, तो इनको नोट कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखते हैं जो अगले एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, ठीक है। तो आप इनको भी सॉल्व करते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल है K3Al(C2O4) का होल थ्राइड। आप तो एकदम आसानी से आप सीख चुके हो, आप बस आपको क्या करना है, हाथ साफ करना है, ठीक है। मतलब आपको एग्जाम्पल करना है और जिससे आपकी प्रैक्टिस एकदम तगड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो K3Al(C2O4) का होल थ्राइड है, तो सबसे पहले धनायन, आप तो आप देखते ही पहचान जाओगे। K है तो मतलब धनायन ही है, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम पे +1 होता है तो धनायन है, और अंदर वाला ऋणायन। तो सबसे पहले ट्रिक क्या थी, हमने ट्रिक बिगाड़ दिया, आपने लिखा होगा, ठीक है, कॉपी पे अगर, तो आपको पता होगा। पहली ट्रिक ये कहती थी कि सबसे पहले नाम धनायन का लिखो, दूसरी ट्रिक कहती थी कि लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखो, तीसरी ट्रिक कहती थी कि उसके बाद क्या करो, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखो और ऑक्सीकरण अवस्था सहित, ठीक है, यही कहा था ना। तो सिंपल पहले क्या करो, धनायन का नाम लिखो, धनायन है पोटेशियम, तो सिंपल पोटेशियम, ठीक है, एकदम लिखते चलो पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, ऋणायन का नाम लिखना है, धनायन ये है ऋणायन कोष्टक वाला। आप क्या करेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे, वो भी संख्या से। लिगेंड है ये C2O4 का नाम है ऑक्जिलेट, कितने हैं 3, तो 3 के लिए लगता है ट्राई, तो पोटेशियम हो गया, आप लगा दो ट्राई, और C2O4 का नाम है ऑक्जिलेट, तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेट, ठीक है। अब आप लोग खुद नाम लेना चालू करो, ठीक है, खुद लो, हम तो यहाँ लिख रहे हैं, आप अपने आप लेते चलो, आपको आ रहा है कि नहीं अब, ठीक है, सीखे हो कि नहीं कि ऐसे ही हो, ठीक है। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेट, और फिर इसका नाम एल्युमिनियम का, ठीक है। पहले बताया धनायन का नाम लिखो, धनायन हो गया, लिगेंड हो गया, आप केंद्रीय धातु परमाणु, ये क्या है, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम नहीं लिखना है यहाँ पे लिखना है एल्यूमिनेट, ठीक है। क्या लिखना है, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, सिंपल इस टाइप से एल्यूमिनेट लिखना है। ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु था। इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था,
समझ लो, सिंपल पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेट और यहाँ पे एल्यूमिनेट हो गया, फिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख देंगे। ठीक है, आसान है ना, देख लो, कुछ नहीं किया यार। पहले धनायन का नाम लिखो पोटेशियम, ट्राई ऑक्जिलेट, फिर एल्यूमिनेट। ठीक है, इसका एल्यूमिनियम होता है लेकिन आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं लिखना। ठीक है, क्या लिखोगे, एल्यूमिनेट लिखोगे। ठीक है, तो यही लिखना है ना, पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेट और यहाँ पे एल्यूमिनियम थर्ड। ठीक है, एलिमिनेट कर दिया। आप क्या करो, ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो। तो सिंपल पोटेशियम है, पोटेशियम की कितनी होती है +1, तो +1 × 3 करो, फिर प्लस लगाओ। एल्युमिनियम की निकालनी, केंद्रीय धातु परमाणु x मान लो, प्लस लगाओ। C2O4 की कितनी होती है -2, -2 लगाओ, कितने 3, तो -2 × 3 बराबर 0। सॉल्व कर लो, 1 × 3 3 आ जाएगा, प्लस x, -2 × 3 -6 = 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6 से प्लस का 3 घटाओगे, प्लस का 3 आएगा, तो x = आ गया भैया +3। अगर x = +3 आया अर्थात थर्ड। ठीक है, x = +3 आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड। यहाँ पर लिख दो थर्ड, क्या लिख दोगे, थर्ड लिख दोगे। ठीक है, तो सिंपल पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेट एल्युमिनेट थर्ड, ये हो गया इसका IUPAC नाम। बताओ, है आसान? तो सिंपल यार, अब आप लिखना सीख चुके हो। ठीक है, अब खुद नाम लेना शुरू करो। अगला देखो K2HgI4। ठीक है, इसमें धनायन कौन, बाहर वाला पोटेशियम। ठीक है, ये धनायन ही, यही तो धनायन होगा, तो इसका नाम पहले लिखो। इसका क्या नाम होगा, पोटेशियम। सिंपल नाम लिख दिया पोटेशियम। ठीक है, पहले धनायन का नाम हो गया। आप क्या करना है, इसमें पहले नाम लिगेंड का लिखना है। लिगेंड बताओ कौन है, यहाँ पे लिगेंड पहचानो, ये इसका क्या नाम है, Hg का नाम होता है मरकरी। क्या नाम होता है, मरकरी। ठीक है, मरकरी धातु है ना, ये क्या एक प्रकार की धातु है, तो इसे क्या कहेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु। और ये क्या हो जाएगा फिर, आयोडीन है, ये आई का मतलब आयोडीन, इसे कहते हैं लिगेंड। ठीक है, तो आयोडीन इसका नाम है, और कितने हैं, 4, तो 4 आयोडीन है, तो 4 के लिए लगाएंगे, 4 के लिए क्या लगाएंगे, टेट्रा। तो टेट्रा आयोडीन नहीं लिखना, आयोडो लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है टेट्रा आयोडो, टेट्रा आयोडो। ठीक है, यहाँ पे चाहो तो आप लिख लेना, आई की वैल्यू, ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है और इसका नाम होता है आयोडो। ठीक है, यहाँ पे इसको भी बढ़ा लेना, आई का आयोडो और ऑक्सीकरण अवस्था -1। ठीक है, तो पोटेशियम 4 है तो टेट्रा आयोडो, और फिर Hg का क्या नाम होता है, Hg का नाम होता है मरकरी। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, मर्क्यूरेट। क्या यूज करना है, मर्क्यूरेट। और फिर क्या लिख देना, ऑक्सीकरण अवस्था। ध्यान से समझ लो, पहले लिखा धनायन का नाम पोटेशियम, टेट्रा आयोडो, लिगेंड का नाम, ठीक है, संख्या सहित टेट्रा आयोडो, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का मर्क्यूरेट, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऑक्सीकरण अवस्था लिख देंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी पड़ेगी, तब तो लिखोगे। पोटेशियम की 1 होती है तो 1 × 2 प्लस Hg है मरकरी, तो प्लस इसकी निकालनी है। ठीक है, क्योंकि धातु है ना, तो x हो जाएगी, प्लस आयोडीन की -1 होती है, कितने आयोडीन, 4, तो -1 × 4 और बराबर में 0, तो 2 + x - 4 = 0। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालो तो आ जाएगी +2। सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू +2 आएगी, और जब +2 आएगी तो यहाँ पे Hg की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी, +2। तो यहाँ पे हम कर देंगे सेकंड। ठीक है, आप खुद, आपको आसान लग रहा होगा। ठीक है, तो यार वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर लो, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, और कमेंट भी जरूर कर देना। ठीक है, कमेंट करना का समझ में आया हो तो, जिससे मोटिवेशन थोड़ा हो। ठीक है, अगला एग्जांपल है NaAgCN का होल ट्वाइस। ठीक है, इसका भी नाम लो। तो धनायन है Na, क्योंकि Na पे +1 होता है, Na क्या होता है, Na प्लस होता है। ठीक है, Na +1 चार्ज होता है, तो यहाँ पे Na का आपको क्या करना है, और ये चीज़ यहाँ पे इसको भी बढ़ा लेना। ठीक है, सही से लिख लो, Na सोडियम, इसका होगा +1, इसका नाम है सोडियम। क्या नाम है, सोडियम। ठीक है, इसका नाम है सोडियम। तो यहाँ पे Na का नाम पहले लिखेंगे, क्योंकि Na धनायन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम। सिंपल लिख दो, सोडियम, सोडियम लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद सोडियम लिखने के बाद क्या करोगे, ये तो धनायन था तो लिख दिया। आप क्या करोगे, लिगेंड का नाम लिखोगे, वो भी संख्या सहित। कौन है लिगेंड, CN लिगेंड है, और ये सिल्वर क्या धातु है, Ag क्या धातु ही तो है, तो CN लिगेंड है। CN का नाम क्या होता है भैया, कहाँ गया CN, ये है साइनो। तो यहाँ से सोडियम, और फिर कितने साइनो, 2 साइनो है, तो 2 के लिए क्या लगाओगे, डाई, तो सोडियम डाईसाइनो। ठीक है, पहले धनायन का नाम, फिर लिगेंड का नाम, संख्या सहित डाईसाइनो, फिर ये सिल्वर है। सिल्वर का नाम क्या लिखोगे, सिल्वर का। ठीक है, सिल्वर का सिंपल सिल्वर लिख देना।
ठीक है, यहाँ पे आपको सिल्वर नहीं लिखना है, यही चीज़ याद रखना है कि जब नाम लिखो, जैसे यहाँ पे सोडियम डाइसाइनो लिखा, इसका नाम सिल्वर नहीं लिखना, इसका नाम सिल्वर नहीं लिखना, इसका नाम यूज करना है आर्जेंटेट। जैसे Hg था तो मर्क्यूरेट और आपका एल्युमिनियम था तो एल्यूमिनेट, लेकिन यहाँ पे जब सिल्वर आएगा तो आपको सिल्वर नहीं यूज करना, आपको क्या यूज करना है, क्या यूज करना है, आर्जेंटेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है आर्जेंटेट, आर्जेंटेट। तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम डाइसाइनो आर्जेंटेट, और फिर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिख देते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, Na की होती +1 तो +1, प्लस Ag की होती कितनी x, तो x मान लो क्योंकि इसकी निकालनी है, प्लस Cn की होती -1 तो -1 × 2 = 0, यहाँ से +1 + x - 2 = 0, वैल्यू निकाल लो, x = कितनी आ जाएगी, +1। ठीक है, निकाल लेना, +1 आएगी तो फर्स्ट हो जाएगी। तो सोडियम डाइसाइनो आर्जेंटेट फर्स्ट इसका IUPAC। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल चलो। ठीक है, CuNH3 का होल 4SO4। ठीक है, इसका नाम लो, पहचानो कौन धनायन कौन ऋणायन। ठीक है, पहचानो कौन धनायन कौन ऋणायन। तो देखो SO4 जो होता है, SO4 पे -2 चार्ज होता है। ठीक है, SO4 2- होता है। ठीक है, SO4 क्या होता है, 2- होता है। इसको भी यहाँ बढ़ा लेना। ठीक है, जितने आते जाए, ठीक है, जैसे जैसे एग्जाम्पल करोगे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे शायद आपको दिखे ना अगर, तो यहाँ पे नोट कर लेना आप, SO4 का -2 होती है और इसका नाम होता है सल्फेट। ठीक है, इसका नाम होता है सल्फेट, नोट कर लेना, शायद दिख ना रहा हो। ठीक है, SO4 का -2 होता है और इसका नाम होता है सल्फेट। ठीक है, तो -2 अगर इसका होता है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर वाला ऋणायन। ध्यान से देखो, SO4 का अगर -2 है, सल्फेट नाम है, तो बाहर वाला ऋणायन, तो कोष्टक के अंदर वाला कौन होगा, धनायन। तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे, धनायन का, अर्थात कोष्टक के अंदर वाले का। ठीक है, यही तो है, सबसे पहले नाम धनायन का लिखते हैं, ट्रिक पहली कहती है। ठीक है, तो CuNH3 का होल 4 है, तो सबसे पहले नाम धनायन का लिखेंगे, और धनायन अगर कोष्टक के अंदर वाला है तो आपको क्या करना है, पहले नाम लिगेंड का लिखना है। कितने लिगेंड है, NH3 है 4, तो एक NH3 के लिए लगता है एमीन, 4 NH3 के लिए लगेगा टेट्रा एमीन। तो लिख दो भैया टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। ठीक है, सिंपल क्या था, 4 NH3 थे तो हमने लिख दिया क्या, टेट्रा एमीन। आप देखो 4 NH3 का तो नाम हो गया क्योंकि ये लिगेंड थे। आप इसके बाद क्या करेंगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, और केंद्रीय धातु परमाणु है यहाँ पे Cu। ठीक है, Cu का क्या नाम है, कॉपर। तो यहाँ पे सिंपल लिख देना टेट्रा एमीन के बाद कॉपर, क्या लिखना है, कॉपर। और ये जो फर्स्ट दिख रही ना, ये ऊपर वाले की ऑक्सीकरण अवस्था थी। ठीक है, ये फर्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, सबसे पहले क्या किया, धनायन का नाम लिखा, धनायन ये वाला था तो इसका नाम हो गया टेट्रा एमीन। फिर हमने क्या किया, इसके बाद हमने केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा, कॉपर। अब इतना नाम हो गया, अब इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के बाद ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे लिखेंगे, और फिर इसके बाद ये जो बाहर है इसका क्या नाम है, सल्फेट। तो इसका नाम लिख देंगे सल्फेट। ये आपका पूरा नाम हो जाएगा, टेट्रामीन कॉपर सल्फेट। यहाँ पे बस ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी बाकी है। ठीक है, सिंपल देख लिया ना, यहाँ पे पहले लिगेंड का नाम टेट्रामीन, फिर इसका नाम कॉपर, फिर ऑक्सीकरण अवस्था, फिर सल्फेट, इसका नाम हो गया जो बाहर है। ठीक है, अब ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, तो Cu की निकालनी, तो Cu को x मान लो, प्लस लगाओ। NH3 की कितनी होती, 0 होती, तो 0 लगाओ। कितने NH3, 4, तो 0 × 4 प्लस SO4 की होती -2 सल्फेट, -2 होती है, कितने, एक ही तो है। ठीक है, तो Cu की x हो गई, NH3 4 थे तो 0 × 4, SO4 की होती -2, तो -2 लिख दिया, इक्वल टू में 0। यहाँ सॉल्व कर लो, x + 0 × 4 करोगे 0 आ जाएगा, -2 = 0, और x = आ जाएगा +2, तो यहाँ पे +2 आई, तो यहाँ पे कर दो सेकेंड। ये हो गया टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। ठीक है, कॉपर सेकेंड सल्फेट, तो हो गया नाम, आसान था इसका भी, सिंपल याद रखो, SO4 की -2 होती। ठीक है, तो हमने यहाँ पे निकाल दिया, इसको इरेज करें। अब आप देखो अगला क्या है, अगला है CrClH2O का होल 5 Cl2। देख लो इस बार थोड़ा अब लेवल बढ़ चुका है। Cl यहाँ पे कौन सा चार्ज रखता है, -1 चार्ज रखता है, तो ये बाहर वाला ऋणायन और अंदर वाला क्या है, धनायन। ठीक है, जब अंदर धनायन होगा तो हम पहले तो नाम धनायन का ही लिखेंगे, और जब धनायन कोष्टक वाला होगा तो पहले नाम किसका लिखा जाएगा, लिगेंड का। और कैसे लिखा जाएगा, संख्या सहित। पहला ट्रिक ये कहता था सबसे पहले नाम धनायन का लिखो, दूसरा ट्रिक कहता था कि धनायन का नाम लिखने के बाद क्या करो, लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखो। आप जब धनायन कोष्टक वाला है तो लिगेंड का नाम संख्या सहित लिखेंगे। और यहाँ पे देख लो एक चीज़, यहाँ पे अब की बार अंतर है। क्या अंतर है, ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, सेंटर एटम, सी इंटर एटम। ठीक है, ये भी लिगेंड है और ये भी लिगेंड है। ठीक है, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, और ये वाला ऋणायन है। क्या है ये, ऋणायन।
ध्यान से देख लो, Cr क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु सेंटर एटम, ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है और ये है रेडायन। जब इस प्रकार हो, जब दो लिगेंड आ जाए, देखो एक लिगेंड तो H2O है, दूसरा लिगेंड ये क्लोरीन है, जब दो लिगेंड आ जाए तब क्या करो, तब कैसे नाम लिखोगे, तब दूसरा रूल लगेगा, एक बस जोड़ना है, क्या, आपको अल्फाबेट का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे ये Cl है, Cl का क्या नाम होगा, क्लोरीन होगा, क्या नाम होगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन किससे होता है, C से होता है, ठीक है। अगर बात करें H2O, H2O का क्या नाम होता है, कहाँ गया H2O, ये रहा, एक्वा नाम होता है। एक्वा किससे होगा, A से होगा, ठीक है। क्लोरीन किससे होगा, C से, और एक्वा किससे होगा, A से। तो अल्फ़ाबेट में पहले A आता है कि C, पहले A आता है, तो पहले A वाले का नाम लिखोगे एक्वा का, फिर उसके बाद नाम लिखोगे इसका क्लोरीन का। तो ये चीज़ याद रखना है, अल्फ़ाबेट का प्रयोग होगा जब दो लिगेंड आ जाए, तीन लिगेंड आ जाए या चार लिगेंड आ जाए, अलग अलग, ठीक है। जब अलग अलग लिगेंड आ जाए तो अल्फ़ाबेट का प्रयोग कर लिया। जैसे इसका नाम एक्वा है तो A का प्रयोग पहले होगा कि C का, इसका नाम क्लोरीन, तो पहले ABCD में A आता है कि C, पहले A आता है तो आपको नाम A वाले का पहले लिखना है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। बस एकदम आसान सा ही तो था। तो सिंपल 5 H2O हैं, 5 के लिए क्या लगेगा, पेंटा, और यहाँ पे इसका नाम क्या, एक्वा, तो पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा, ठीक है। पेंटा एक्वा नाम हो गया, ठीक है, सिंपल है ना, पेंटा एक्वा। फिर इसके बाद इसका नाम, ठीक है। पहले आपने क्या किया, पहले आपने जो अल्फ़ाबेट में पहले आता था एक्वा, ए का नाम लिखा पेंटा एक्वा, फिर इसका क्या नाम होगा, तो Cl को क्या लिखते हैं, क्लोराइड, तो यहाँ पे आपको लिखना है क्लोरिडो, क्या लिखना है, क्लोरिडो, तो पेंटा एक्वा क्लोरिडो, ठीक है, पेंटा एक्वा क्लोरिडो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये आपका लिगेंड की जगह है, ठीक है, लिगेंड की जगह है। इसका नाम तो क्लोराइड ही लिखेंगे क्योंकि ये बाहर है, लेकिन ये लिगेंड की जगह है, इसलिए हमने इसका नाम क्लोरिडो लिखा, तो पेंटा एक्वा क्लोरिडो। फिर इसका नाम लिखना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्रोमियम, Cr है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्रोमियम। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे क्योंकि ये केंद्रीय धातु परमाणु था। फिर इसके बाद इस Cl2 का नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख दो, ठीक है। सिंपल है यार, देख लो क्या किया, इसका नाम पेंटा एक्वा, क्योंकि 5 H2O थे तो पेंटा एक्वा। फिर आपने इसका नाम लिखा क्लोरिडो, और फिर इसका नाम क्रोमियम, फिर यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था और यहाँ पे क्लोराइड, बस इतना करना है। ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के लिख सकते हो, ठीक है। तो आप चलो ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेते हैं। तो हमें निकालनी किसकी, क्रोमियम की। क्रोमियम क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु, इसे मान लो X, तो X प्लस Cl की क्या होती है, -1, तो -1 लिखो। फिर यहाँ पे H2O की कितनी होती है, 0, तो प्लस का 0 लिखो, क्योंकि 5 0 है, तो देखो H2O 5 है तो 0 का 5 से गुणा करोगे 0 ही तो आएगा। फिर यहाँ पे Cl कितने, 2, तो -1 × 2 = 0, सॉल्व कर लो, x -1 प्लस का 0 -2 = 0। यहाँ सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू आपकी प्लस का 3 आएगी, ठीक है। यहाँ सॉल्व कर लेना, x -1 प्लस 0 -2 को सॉल्व करोगे, x की वैल्यू प्लस का 3 आ जाएगी। यहाँ पे सिंपल थर्ड लिख देना, ये इसका नाम हो जाएगा पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, सॉरी, ठीक है, पेंटा एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। तो कैसे आया, सिंपल, बस ये याद रखो, जैसे दो लिगेंड आ जाए तो उसमें अल्फ़ाबेट यूज कर लिया, एक्वा है तो A, और ये आपका क्लोराइडो था तो C, ठीक है। A पहले आता कि C, पहले A आता है तो पहले उसका नाम लिखो। तो ये नाम भी हो गए, आप इनको नोट कर लो। अब आपके कुछ एग्जाम्पल और देख लें, फिर आपका ये पूरा UPSC क्लियर हो जाएगा, फिर आपका पेपर में कोई भी आ जाए आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो इनको नोट कर लो, ठीक है। तो आप जो इंपॉर्टेंट और एग्जाम्पल्स हैं उनको देख लेते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। तो देखो अगला नंबर जो एग्जाम्पल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये अभी तक में सबसे अलग एग्जाम्पल देख सकते हो। MnH2O को होल 6 और ऊपर 2+ लगा है। अभी तक सिंपल ऐसे आते थे, अब की बार ऐसे आया है। अब कैसे नाम लिखोगे, ठीक है, अब कैसे नाम लिखोगे, और यहीं पर आपको ऑक्सीकरण संख्या भी इसकी निकालनी पड़ेगी, तब कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है, यहाँ पर आपको समझना है। देखो कैसे, MnH2O का होल 6 ऊपर लगा 2+, तो आपको इससे क्या पता चलता है, ऊपर 2+ लगा अर्थात ये कोष्टक के अंदर वाला कौन है, धनायन है, क्योंकि जब 2+ लगा है, पहले ही वो बता रहा प्लस है तो वो धनायन है, पॉजिटिव वाला है, ठीक है। तो ये धनायन है, सिंपल। अब आपको इसका नाम लिखना है, पहले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो नाम कैसे लिखा जाएगा, MnH2O को होल 6 2+ लगा मतलब ये धनायन है, तो सबसे पहले नाम लिगेंड का लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, लिगेंड, और ये क्या हो जाएगा, सेंटर एटम केंद्रीय धातु परमाणु, जिसका नाम है मैग्नीज, ठीक है, जिसका क्या नाम है, मैग्नीज नाम है। तो सिंपल H2O है 6, तो 6 के लिए क्या लगाएंगे, हेक्सा, और H2O का नाम क्या होता है, एक्वा, तो हेक्सा एक्वा, हेक्सा हो गया, एक्वा हो गया। फिर क्या करना है, इसका नाम लिखना है, इसका क्या नाम है, मैग्नीज, तो हेक्सा एक्वा मैग्नीज,
ठीक है, हेक्सा एक्वा मैग्नीज। फिर इसके बाद क्या करना है, ऑक्सीकरण अवस्था लिखना है, क्योंकि इसका नाम लिगेंड का हेक्सा एक्वा, फिर इसका केंद्रीय धातु परमाणु का, फिर लिगेंड का। आप एक चीज जान लो, लिगेंड का इसमें नाम, सॉरी, जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसका आपको जब ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो यहाँ पे कुछ ट्रिक लगेगी। देखना, आपको MnH2O का होल 6 2+ का निकालना। अभी तक तो ऐसे था, सिंपल निकाल देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे MnH2O का होल 6 और 2+ लगाए तो Mn को पहले x मानोगे, प्लस लगाओगे, H2O की होती 0 तो 0 लगाओगे, कितने H2O 6 तो 0 गुणे 6, और अगर बराबर आपने 0 लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको बराबर में 0 नहीं लिखना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जब आप देख रहे हो 2+ लगा है, जब 2+ लगा है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2+ लिख देना, यही प्लस का 2। अभी तक ऐसे होता था, तो इसकी अगर निकालना है तो 1 गुणे 2 प्लस Ni की x प्लस Cn की -1 इंटू 4 कर देते थे और बराबर लिख देते थे 0। 0 इसलिए लिखते थे क्योंकि इसके ऊपर कोई भी आयन नहीं लगा होता था। आप क्या 2+ आयन लगा है तो हम क्या लिख देंगे, बराबर में 0 ना लिख के प्लस का 2। ठीक है, तो प्लस का 2 सिंपल लिख देंगे और आप मान निकालेंगे, जो मान आएगा वही ऑक्सीकरण अवस्था होगा। तो x प्लस 0 गुणे 6 करोगे 0 और बराबर में प्लस का 2, तो x की ऑक्सीकरण अवस्था प्लस का 2 आएगी और सिंपल यहाँ पे आपको सेकेंड लिख देना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड। तो यहाँ पे आपको कुछ और नया सीखने को मिला, क्या कि MnH2 को 6 2+ था, जब इस टाइप से 2+ वही आए तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 0 नहीं लिखना ऑक्सीकरण अवस्था पे, आपको वही 2+ हो तो 2+ लिख दो, 3+ हो तो 3 लिख दो, 10 हो 10 लिख दो, 20 हो 20 लिख दो, जो हो वो लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और करना, ये जब 2+ था तो ये क्या एक प्रकार का आयन है, तो यहाँ पे आयन दर्शा भी देना। तो इसका पूरा नाम क्या होता है, हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड आयन। क्या नाम होता है, हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड आयन। ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका नाम हो गया। तो समझ में आ गया ना कैसे लिखा, हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड आयन। ठीक है, तो ये भी हो गया। आप चलते लास्ट अगले नंबर की ओर। ठीक है, बस ये याद रखना +2 है तो आयन लगा देना, ठीक है, जिससे पता चल जाए। अगला है K2NiCN का होल 4। K2NiCN का होल 4 तो धनायन ये है K2, तो सिंपल इसका नाम लिख दो पोटेशियम। पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम लिख दिया। फिर 4 CN लगे हुए, देख लो 4 CN लगे हुए, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, टेट्रासाइनो। पोटेशियम टेट्रासाइनो, क्योंकि ये लिगेंड है ना, तो टेट्रासाइनो। फिर निकिल आता है तो निकिल का नाम लिख दो निकिलेट। क्या नाम लिखेंगे, निकिलेट। ठीक है, पोटेशियम टेट्रासाइनो और इसका निकिल होता है तो निकिलेट लिख देना है। फिर ऑक्सीकरण अवस्था लिख देनी है। ऑक्सीकरण अवस्था निकाल के बताओ, K की होती 1 तो 1 × 2 प्लस निकिल की x प्लस Cn की -1 तो -1 × 4 = 0। निकाल लेना यहाँ से भैया, आपकी कितनी आ जाएगी, -4 + 2 मिला के प्लस का 2 और यहाँ पे सेकेंड लिख देना, तो यही नाम हो जाएगा पोटेशियम टेट्रासाइनो निकिलेट सेकेंड। ठीक है, इसका नाम बताओ, Ca है, Ca है, Ca पे कौन सा चार्ज होता है, कैल्शियम। कैल्शियम पे होता है 2+, यहाँ पे इसको भी नोट कर लेना कैल्शियम को, इसका नाम कैल्शियम है और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। ठीक है, कैल्शियम को भी यहाँ नोट कर लेना, कैल्शियम 2+ होता है और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। ठीक है, तो सिंपल ये धनायन है तो पहले इसी का नाम लिखो धनायन का, यहाँ पे लिख दो कैल्शियम। क्या लिखा नाम इसका, कैल्शियम लिख दिया। फिर इसके बाद किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का 6 CN है तो 6 का साइनो हेक्सासाइनो, कैल्शियम हेक्सासाइनो। और फिर Fe आता है, Fe का क्या नाम होता है, फेरेट, तो फेरेट लिख देंगे। क्या नाम हो गया इसका, कैल्शियम हेक्सासाइनो फेरेट। आप क्या करेंगे इसके बाद क्या करेंगे, हम ऑक्सीकरण अवस्था लिख देंगे। ऑक्सीकरण अवस्था लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, और तो कुछ बचा नहीं। देखो कैल्शियम हुआ, हेक्सासाइनो फेरेट और यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था। कैल्शियम की आपको बताई +2 होती है, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर निकालो कैल्शियम की +2, एक कैल्शियम की +2 तो 2 कैल्शियम की +2 × 2। ठीक है, एक कैल्शियम की +2 तो 2 कैल्शियम की +2 × 2। प्लस लगाओ, Fe की कितनी हो जाएगी, x, क्योंकि इसी की तो निकालनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस लगेगा। Cn की होती -1 तो -1 × 6 = 0। ठीक है, निकाल लो, 2 दूनी 4 प्लस x - 6 = 0। यहाँ पर से x की वैल्यू आ जाएगी +2 और ये सेकेंड हो जाएगी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो कैल्शियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड इसका नाम हो जाएगा। सिंपल बस याद रखना, कैल्शियम की +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है और इसका नाम कैल्शियम है। ठीक है, तो सिंपल ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो IUPAC, अब आप ना कहना कि आपको IUPAC नहीं आती, कोई भी IUPAC अगर आपके एग्जाम में आती है तो आप आसानी से कर सकते हो। अरे राम, कैल्शियम हेक्सासाइनो फेरेट कहाँ चला गया, कैल्शियम हेक्सासाइनो सेकंड, कैल्शियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड, हेक्सासाइनो कहाँ चला।
ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से IUPAC नेमिंग को देखा। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते किसी अगले वीडियो पे।